All right, so we'll start with next question, question number 3. The binding energy of deuteron is 1.112 MeV per nucleon. ये word important है. You have to read this very properly. आपको binding energy of deuteron दिया है 1.112 MeV per nucleon, and an alpha particle has binding energy of 7.047 MeV per nucleon. ये per nucleon बहुत important word है यहाँ पे. You have to pay attention on this. Then in the fusion reaction, तो आपके पास एक fusion reaction है. First of all, you should know what is the fusion reaction. Fusion reaction मतलब क्या होता है? Basically दो न्यूक्लियाई कंबाइन होके एक सिंगल न्यूक्लियाई बनता है. तो आपको भी यहाँ पे दिया है fusion reaction. दो ड्यूटेरियम कंबाइन होके they form a helium nucleus. So they are combining to form a helium nucleus, and plus Q is some energy which is released. तो मैंने आपको बताया था the source of energy that you receive from sun is because of this reaction. Two deuteron they combine to form a helium and they release energy. तो आप तक जो एनर्जी पहुंचता है from sun, it is because of this energy released Q. तो आपको पूछा है the energy Q released is equal to. तो जब ये फ्यूजन रिएक्शन होगा, how much is the energy released? सबसे पहले you should know or you should be able to find out what is mass of deuteron. आपको पता है ड्यूटेरॉन का मास कैसे निकालते हैं? नहीं पता होगा तो पता होना चाहिए. ड्यूटेरॉन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए. सो ड्यूटेरॉन में inside the nucleus, in deuteron you have one proton, तो one mass of proton plus one mass of neutron. आपको mass of proton और mass of neutron in AMU पता होना चाहिए. तो that will be equal to 2.01478 atomic mass unit AMU. Okay, तो ये आपको पता होना चाहिए. You should know what is mass of proton in AMU. You should know what is mass of neutron in AMU. तो आपको टोटल मास मिल जाएगा 2.01478 AMU. तो ड्यूटेरॉन का मास है 2.01478 AMU. Similarly, you should know what is mass of helium nuclei alpha particle. अल्फा पार्टिकल का मास आपको पता होना चाहिए. सेम तरीके से मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. So you already know that helium nucleus consists of two protons plus two neutrons. So in this case, you have to put mass of proton and mass of neutron, and then I have done already calculations. You are supposed to do it. 4.0388 AMU. तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन है इसमें एनर्जी कितना रिलीज हुआ, अगर आपको ये पता करना है तो यू नीड टू नो फर्स्ट व्हाट इज मास ऑफ ड्यूटेरॉन जो हमने फाइंड किया है, व्हाट इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड सो फार, राइट. देन नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट व्हाट इज एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल. देखो द आइडिया इज यू ऑलरेडी नो आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन आपको पता है. तो आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन के अकॉर्डिंग हर एक मास वॉट एवर इट इज, अल्फा पार्टिकल होगा, सिंगल प्रोटॉन होगा, सिंगल न्यूट्रॉन होगा, ड्यूटेरॉन होगा, मास है मतलब एनर्जी है. सो मास एंड एनर्जी कैन बी इंटर कन्वर्टेड. सो मास एंड एनर्जी दे आर नथिंग बट द सेम थिंग. ओके गुड. सो व्हाट इज एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ ड्यूटेरॉन ये पता होना चाहिए. So what you should know is you have deuteron plus deuteron. So you should know energy equivalence of deuteron, and for this you will use 2 times of 2q, बताता हूं 2q, but you will use mass into c square mc square. अगर आपको आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस याद है तो वो पता होगा आपको mc square. ओके, दैट इज इन जूल, राइट.
उसको आपको ईवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड ईवी में कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिमूव दिस। व्हाई? क्या हो रहा है यहाँ पे? यू हैव टू ड्यूटेरॉन्स, तो दो ड्यूटेरॉन कंबाइन होके एक हीलियम दे रहा है। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट, अगर दो ड्यूटेरॉन मर्ज हो रहे हैं कि फ्यूजन रिएक्शन है, फ्यूजन में मतलब मर्जिंग होता है, तो इन दोनों का मास वी शुड गेट इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस। पर ऐसा होता नहीं है। हीलियम न्यूक्लियस का जो मास होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है कंपेयर टू टू ड्यूटेरॉन्स। इसका मतलब देयर इज डिफरेंस इन मासेस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एंड इनिशियल प्रोडक्ट्स। तो वो जो डिफरेंस इन मास है वो कहाँ गया? इट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले आई विल राइट 2 हियर। क्यों 2? क्योंकि दो ड्यूटेरॉन कंबाइन हो रहे थे इसलिए 2। तो एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 2 ड्यूटेरॉन इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट दिस। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रिटी वेल, नहीं तो हो जाएगी सब गड़बड़। यहाँ पे दो ड्यूटेरियम का मास निकालते टाइम कैसे फाइंड करोगे? ये 2 इनटू हर एक ड्यूटेरॉन के पास कितने न्यूक्लियॉन्स है? 2 इनटू 2 इनटू हर एक न्यूक्लियॉन का कितना आपको एनर्जी बताया है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन इज 1.112 MeV पर न्यूक्लियॉन। देखो मैं वापस बता रहा हूं, कितने ड्यूटेरॉन्स? एक और दो, दो, 2। दोनों के पास कितने न्यूक्लियॉन्स? 2, तो इनटू 2। और हर एक न्यूक्लियॉन का बाइंडिंग एनर्जी कितना है? 1.112 MeV। तो ये आ गया आपका टोटल एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मैंने करके रखा है, तो आई डायरेक्टली राइट आंसर हियर 4.48 MeV। okay, so you have 4.48 MeV. Similarly, energy equivalence of helium, energy equivalence of helium, ये जो हीलियम है आपके पास, ओके, उसका एनर्जी इक्विवेलेंस कितना है? बाय द वे, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक कैलकुलेशंस अगेन, गिव मी अ मिनट। 2 into 2 into 1.112. तो if I am correct, जो 2.048 था, right? So this calculation will be, ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपके पास आता है 4.02 into 2, right? So that is correct. So it is 4.48 MeV. Calculations I'm skipping because we don't have that much of time to complete do every single step here. So of course calculation आपको करने पड़ेंगे. Well, by the way, here you have to be careful. Helium, इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स? 4, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 4 इनटू हर एक न्यूक्लियॉन का बाइंडिंग एनर्जी कितना? 7.047 MeV पर न्यूक्लियॉन है। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। तो इनटू 7.047, राइट? तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 28 पॉइंट समथिंग, तो 28.21, 28.21, ओके, ऑफ कोर्स MeV में है, राइट? तो देखो हुआ क्या, दो ड्यूटेरॉन्स फ्यूज हुए, दो ड्यूटेरॉन का एनर्जी कितना था? 4.48 MeV, प्लस मतलब दोनों का फ्यूजन होने के बाद एक हीलियम न्यूक्लियस, एक अल्फा पार्टिकल बना है, उसका एनर्जी कितना है? 28.21। तो हाउ मच इज द एनर्जी डिफरेंस? 28.21 minus 4.48. So this is the amount of energy released. The energy released is equal to energy released is कितना होगा? वो 28 point something something, if I'm not wrong, 21, 28.21 minus 4.48,
28.21 minus 4.48 MeV. This is the amount of energy released. तो ये आपके पास आ जाएगा roughly 23.73 MeV. So let us see if there is something like this in the answer. है क्या 23.8 MeV. ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं. क्वेश्चन बहुत सिंपल भी है अगर न्यूक्लियर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो. आइडिया इज दिस, हमारे पास दो ड्यूटेरॉन मतलब दो हाइड्रोजन ही है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. दो ड्यूटेरॉन हमारे पास न्यूक्लियस है, ये कंबाइन हो गए, फ्यूजन हो गया एंड दे फॉर्म एन अल्फा पार्टिकल प्लस सम एनर्जी. आप उल्टा भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि हीलियम स्प्लिट हो गया एंड रिलीज सम एनर्जी. सेम थिंग, इट्स मोर और लेस द सेम थिंग. हमको पूछा है हाउ मच इज एनर्जी रिलीज. तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आपको ये करना होता है 2 मतलब 2 इंटू हर एक एवरी सिंगल ड्यूटेरॉन पर न्यूक्लियन की बात कर रहा हूं, हर एक न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी कितना है 2 इंटू 1 पॉइंट समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. क्या था वो नंबर 1.112 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाटएवर इट वाज यू कैन चेक. प्लस दूसरे ड्यूटेरॉन का 2 इंटू 1.112 और हीलियम अल्फा पार्टिकल 4 न्यूक्लियॉन्स है और हर एक का 7.047 समथिंग था प्लस एनर्जी, राइट. तो ऑब्वियसली दिस टोटल इज 4.48 एंड दिस इज 28.21. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज. तो सबसे पहले रेस्ट एनर्जी का मतलब क्या होता है, यू नो फ्रॉम आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन. मास का मतलब क्या, मास का मतलब है कि एनर्जी है. सो मास, इफ देयर इज मास दैट मींस देयर इज एनर्जी, इफ देयर इज एनर्जी दैट आल्सो मींस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास. तो इन शॉर्ट अगर एक ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उसके पास एनर्जी है, इन शॉर्ट, राइट. तो रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो उसके पास कितना एनर्जी है. वेरी सिंपल थिंग, ऑफ कोर्स E इक्वल टू mc स्क्वायर ये जूल में होता है, राइट. तो you should know how to find this out. It is pretty simple. What is mass of electron? 9.1 into 10 power minus 31. C is 3 into 10 power 8 का स्क्वायर, ये आ गया जूल में. इसको आप EV में कन्वर्ट करने के लिए you will divide by, so what you will do is, इसको अगर EV में कन्वर्ट करना है आपको तो what you will do is इसको ही डिवाइड बाय E कर लो, डिवाइड बाय E. E is 1.6 into 10 पावर माइनस 19, ये आ गया आपका EV में. जूल हटा दो यहां से. तो you can perform rough calculations because it is very simple task. कैसे 3 square 9 into 9 81 by 1.6. तो आई एम टेलिंग यू अगेन, ये जो कैलकुलेशंस है बहुत सिंपल है. ये 9.1 ये 3 का स्क्वायर 9.1 इंटू 9 मतलब 9 इंटू 9 रफली 81 इंटू 10 पावर माइनस 31, 10 पावर प्लस 16 माइनस 31 प्लस 16 माइनस 15 और ये 10 पावर माइनस 19 ऊपर आएगा तो 10 पावर माइनस 15 इंटू 10 पावर प्लस 19 अपॉन 1.6. 1 जा 50 जा, रफली मैं रफ कर रहा हूं. ओके, तो ये आपका आ गया, दिस वन इज 5 into 10 power 5 EV.
तो ये आ गया आपका 500 इंटू 10⁻³ EV, मतलब ये आ गया आपका 500 किलो EV केवी। तो रफली दिस इज द एनर्जी है क्या, 500 केवी, 510 केवी। तो अगर आपको किसी भी पार्टिकल का रेस्ट एनर्जी निकालना हो तो मास इंटू सी स्क्वायर करना होता है, जूल में आएगा। अगर आपको ईवी में चाहिए तो डिवाइड बाय चार्ज कर देना, यू विल गेट 500 keV as the final result. For electron कम से कम ये याद रख लो, for electron it is 510 keV. This is rest energy of electron. Okay, good. Then next question. The mass number of an atom is A equal to 40 and the electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Okay, the number of neutrons and protons in its nucleus will be joke. क्यों joke? mass number A, आपको पता है मास नंबर A होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यू ऑलरेडी नो दिस, ये 40 दिया हुआ है। और आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन अ न्यूट्रल एटम। तो पहले तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18, तो ये आ गया 18। तो आपको मिल गया एटॉमिक नंबर। एंड ऑफ कोर्स यहां से फ्रॉम हियर यू विल गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इज मास नंबर माइनस z, तो 40 - 18 दैट इज इक्वल टू 22। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स is 22 and number of protons is 18, option number A. Such simple question, right? तो ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, it is quite simple. Next question, if radius of aluminium 2713, मैंने पहले ही बताया है, when you write something like this aluminium 2713, effectively what you are trying to say here is this mass number is 27, atomic number is 13. Okay, so the radius of aluminium 2713 is estimated to be 3.6 Fermi. So radius R is 3.6 Fermi. फर्मी मैंने बताया था 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो FM बोल सकते हो इसको, राइट? गुड। देन द रेडियस ऑफ सम अदर एलिमेंट विथ 125 मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर 52 इज, तो मैं इसको A1 Z1, यहाँ पे ये जो है इसको मैं बोलता हूं A2 दैट इज 125 और Z2 that is equal to 52. This is what I can write. And if you remember, हमने थ्योरी में एक फॉर्मूला देखा था, radius of a nucleus is equal to some constant, इसकी वैल्यू थी 1.2 फर्मी, A raised to 1/3, राइट? तो हमको एल्यूमिनियम का रेडियस दिया है, हमको ये जो TE है इसका निकालना है। तो वेरी सिंपल टास्क, आई कैन से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन दैट रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर रेज्ड टू 1/3, इसलिए मैं बोल सकता हूं रेडियस R ऑफ TE टू दैट ऑफ R ऑफ AL, एल्यूमिनियम इज इक्वल टू ATE अपॉन AL whole raised to 1/3। ATE जिसको हमने A2 बोला है, ये है 125
upon A aluminum is 27 raised to 1/3। आपको पता होना चाहिए 125 का क्यूब रूट होता है 5, 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो ये आपको मिल गया RTE इक्वल टू RAL लाइक दिस। जस्ट अ मिनट, noise coming, all right, so तो आपको ये पता होना चाहिए, you should know this, okay, 5/3 RAL, what is RAL? 3.6 Fermi, 3.6 Fermi, 1s are 1.2s are 1.2 into 5 is 6, तो 6 Fermi है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। So this is how you can solve this particular question. Very very simple task, बहुत easy question है न्यूक्लियर फिजिक्स में, and that's why it is not very difficult to score marks here. Next question. In a radioactive substance at t equal to 0, at t equal to 0, न्यूक्लियर फिजिक्स में t equal to 0 सुना ना, मतलब नंबर ऑफ एटम्स को n0 से डिनोट करना, इनिशियल क्वांटिटी बोलते हैं उसको। तो इनिशियल क्वांटिटी is 8 into 10 power 4 atoms. In a radioactive substance at t equal to 0, number of atoms is 8 into 10 power 4. Its half-life period, t half, is 3 years. 3 years, 3 साल में क्वांटिटी हाफ होती है। The number of atoms 1 into 10 power 4 will remain after, तो 1 into 10 power 4 ये जो क्वांटिटी है ये कितने टाइम के बाद बचेगा? तो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस इक्वेशन, एक है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, एक है डायरेक्ट। मैं दोनों बता देता हूं। मेथड 1, मेथड नंबर 1, इनिशियल क्वांटिटी कितना? 8 into 10 power 4, फाइनल कितना? 1 into 10 power 4। तो 8 into 10 power 4 से लेके 4 into 10 power 4 तक होने में एक हाफ लाइफ, 1 हाफ लाइफ। 4 into 10 power 4 से लेके 2 into 10 power 4 तक होने के लिए सेकेंड हाफ लाइफ, ओके, सेकेंड हाफ लाइफ। फिर 1 into 10 power 4 तक होने के लिए थर्ड हाफ लाइफ। तो टोटल टाइम t कितना टोटल टाइम होगा? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इनटू टाइम ऑफ ईच हाफ लाइफ। ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इक्वेशन कहां से आया बाद में समझता ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये कहां से आया। देखो ऐसा है, एक हाफ लाइफ के बाद क्वांटिटी 8 into 10 power 4 से 4 into 10 power 4 हो गई। सेकेंड हाफ लाइफ में 4 into 10 power 4 से 2 into 10 power 4 हो गई। एंड थर्ड हाफ लाइफ के बाद 2 into 10 power 4 से 1 into 10 power 4 हो गई। So n here denotes number of half lives. T half is half life period. So total time कितना लगेगा? Simple, simple. कितना total time? 3 into half life. Half life भी 3 था, 3 years, मतलब total 9 years it will take. तो 9 years it will take, option number A. तो ये हो गया आपका मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 is, आपको याद होगा न्यूक्लियर फिजिक्स के थियरी में हमने एक टेबल बना लिया था, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ, परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ, ओके, फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। तो अगर वो याद होगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यू कैन राइट। फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है। सो
fraction of quantity left after n half lives is n equal to n0 1/2 raised to n। ये फॉर्मूला हमने टेबल में लिखा है, हमने फॉर्मूला बनाया है। सो यू शुड नो दिस। n अभी अभी यहां पे मैंने n डिफाइन किया है, यहां से नंबर ऑफ हाफ लाइव्स इज इक्वल टू t अपॉन t हाफ। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो दिस फॉर्मूला। This is compulsory for you to know this formula. Okay, number of half lives, t total time upon t half. Okay, so I can write this as n equal to n0 1/2 raised to t upon t half. Original quantity 8 into 10 power 4, final quantity is 1 into 10 power 4, original quantity, initial quantity is 8 into 10 power 4, 1/2 t फाइंड करना है, हाफ लाइफ पीरियड 3 दिया हुआ है। ओके, गुड, यस। सो नाउ कैंसल कैंसल, तो 1/8 is equal to 1/2 t by 3 पावर में। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 क्यूब इक्वल टू 1/2 t by 3। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 raised to 3 इक्वल टू 1/2 raised to t by 3। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम होते हैं, therefore you can write down 3 equal to t by 3, therefore you can write small t equal to 9 years। तो फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हो, आप सिंपल रीजनिंग से भी सॉल्व कर सकते हो। द वे यू वांट टू डू इट, इट्स जस्ट ओके। तो आपके ऊपर है हाउ यू वांट टू डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ पीरियड of radium is 1600 years. The fraction of sample of radium that would remain after 6400 years is, तो this is a joke। तो ठीक है, अभी जोक है तो फिर भी हमको दो मेथड से सॉल्व करना है, कर लेते हैं। मेथड नंबर 1, फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, n by n0 equal to 1/2 raised to small n, right? ओके, तो ये फ्रैक्शन पूछा है आपको और आपको पता है 1/2 raised to n, this is small t upon t half, that is equal to 1/2, total time 6400, half life 1600, 1 जा 4 जा, 1/2 raised to 4 is 1/16, तो fraction left is 1/16। या दूसरा तरीका क्या था, दूसरा मेथड ये था, अभी you just wrote here small n, number of half lives is total time upon half life period। तो आपको पता है मेथड 2, number of half lives is total time upon t half, 6400 by 1600, that is equal to 4। okay, now एक हाफ लाइफ के बाद मान लो मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी 1 है
हमारे ऊपर है, हम जनरलाइज कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं इनिशियल क्वांटिटी 100 है, इनिशियल क्वांटिटी 1000 है, इनिशियल क्वांटिटी 10,000 है, 1 लाख है, मेरे ऊपर है। मैं बोल लेता हूँ इनिशियल क्वांटिटी N0 ये 1 है। एक हाफ लाइफ के बाद, 1 हाफ लाइफ के बाद, क्योंकि टोटल हाफ लाइफ पता है 4 है, तो हाफ बचेगा। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद इस हाफ का भी हाफ बचेगा। थर्ड हाफ लाइफ के बाद 1/4 का हाफ बचेगा, और फोर्थ हाफ लाइफ के बाद 1/8 का हाफ बचेगा। मतलब हो गया 1/16 फ्रैक्शन इज लेफ्ट। खत्म क्वेश्चन। तो एज यू सी इन न्यूक्लियर फिजिक्स मोस्टली यू कैन डू इट इन लाइक ओरली, यू डोंट हैव टू यूज फॉर्मूलाज अ लॉट, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल सा चीज है यहाँ पे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what percentage of original radioactive atom is left after 5 half lives? वही चीज आ गई, n by n0 equal to 1 by 2 raised to n। ये था फ्रैक्शन लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो दिस इज 1 by 2 raised to 5, क्योंकि 5 हाफ लाइफ दिए आपको, इंटू 100, तो 1/5, 1/2 raised to 5 है, तो 2 raised to 5 क्या होता है पता होना चाहिए, इक्वल टू 1/2 raised to 5 into 100। Quite simple thing। 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 is 8, 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 5 is 32, 100 by 32। ओके, 100 by 32, आपको 100 by 33 तो पता ही होगा, 3.333, तो 100 by 32 कितना होगा, 3 point something, 3 point something percent, 3.125%। so this is 3.125%। ओके, राइट। तो देखो 5 हाफ लाइफ के बाद कितना क्वांटिटी बचता है, 3.125%। सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रेडियोएक्टिव एलिमेंट emits 200 particles per second। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्या है 200 पार्टिकल्स पर सेकेंड, ये जो क्वांटिटी है इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आपको ये लोग dN/dt ये बता रहे हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर डिकेइंग पर सेकेंड, और dN/dt इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। मैंने आपको बताया था थियरी में कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्टिविटी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। ए से या आर से डिनोट किया जाता है, यू कैन डिनोट इट बाय ए एक्टिविटी और आर फॉर एक्टिविटी। सो दिस इज एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल। सो रेडियोएक्टिव एलिमेंट emits 200 particles per second after 3 hours, 3 घंटे के बाद 25 particles per second are emitted। मतलब आपको R1 activity 1 which is dN/dt1 which is 200 ऐसा दिया है। ओके, सिमिलरली R2 which is dN/dt2 which is 25 particles per second ऐसा दिया है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एलिमेंट विल बी, आपको हाफ लाइफ पीरियड T हाफ पूछा है। क्वेश्चन इज सिंपल प्रोवाइडेड यू नो बेसिक्स। अगर बेसिक्स पता होंगे तो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। व्हाट डू वी नो, व्हाट डू वी नो, वी नो dN/dt which is activity is equal to minus lambda n, राइट, ये हमको पता है। सो हमको हाफ लाइफ यहां पे पूछा है, तो इक्वेशन में हाफ लाइफ लाना पड़ेगा। तो इफ यू रिमेंबर हाफ लाइफ यहां पे कहां से आएगा,
So you need to know one thing, of course, dn by dt is proportional to number. Activity is proportional to number, मतलब देखो activity is dn by dt is proportional to n. बात खत्म. This is what I am saying, right? Now, why it is important? Because then you can write down R1 by R2 activity, initial activity is proportional to initial number and final activity is proportional to final number. So R1 by R2 is equal to N1 by N2, where N1 is initial quantity, N2 is some quantity at some given instant of time. वो time का information दिया होगा उन्होंने, so नहीं भी दिया होगा doesn't matter really. It does not matter at all. But important is, आपको पता है ये this is 1 by 2 raised to n, है ना? ये अभी लिखा था हमने, नहीं याद है तो देखो यहाँ पे n by n0 equal to 1 by 2 raised to n. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी वही है. ओके, सो इट इज द सेम थिंग ओवर हियर, सिर्फ एक करेक्शन है विच इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हो जाती है गड़बड़. फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लो. n by n0, n मतलब amount of substance at some instant of time divided by n0. N0 is initial quantity. It is equal to 1 by 2 raised to n. ये important है. These two things are really important for you. यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, R1 initial activity, okay, equal to N1 initial quantity. इनिशियल ऊपर लिखा है, फॉर्मूला में उल्टा है. फॉर्मूला में इनिशियल डिनोमिनेटर में है, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा. दिस इज अ जनरल सोर्स ऑफ एरर, राइट? तो ये आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है. दिस इज अ जनरल सोर्स ऑफ एरर, R2 by R1 N2 by N1. This is correct. Now what we were supposed to find, of course, half life. तो ये आ गया आपके पास R2 by R1 equal to 1 upon 2 raised to n, which is total time upon t half. R2 is given to us 25. R1 is 200. 1 by 2 total time हमको बोला है 3 hour, क्वेश्चन में बोला है after 3 hours, okay, by t half. So this is how you should be solving this particular question. Okay, so now ones are, eights are, okay, good. So you have 1 by 8 मतलब 1 by 2 का क्यूब equal to 1 by 2 raised to 3 by t half. Again the same logic applies. क्या बेस सेम है तो इंडेक्स सेम होना चाहिए, तो 3 equal to 3 by t half. कैंसल कैंसल, तो t half equal to 1 hour. तो हाफ लाइफ पीरियड इज 1 hour. तो है क्या 1 hour? 1 hour is 60 minutes. ऑप्शन नंबर बी खत्म. Right? So this is how you are supposed to solve this question. Moving to next question again. N atoms of a radioactive element. N atoms of a radioactive element emit n alpha particles per second. N alpha particles per second. Important. Activity is equal to small n, ऐसा बोला है, which is equal to dn by dt. The half-life of this element is, this is a joke question. Why? If you know,
dn by dt is equal to minus lambda n। अगर आपको पता है तो ऑफ कोर्स इजी पता है ना ये, राइट। एक्टिविटी आर, इसको यहाँ पे n बोला है और वो होता है dn by dt, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकेंड, ये होता है माइनस लैम्बडा n। देयरफॉर आपको आ गया स्मॉल n इक्वल टू माइनस लैम्बडा कैपिटल N। And what exactly they are asking you is half life of element, half life। अगर आपको याद होगा हमने हाफ लाइफ और लैम्बडा इसमें एक रिलेशन डिराइव किया था, इफ यू रिमेंबर, बट t half was equal to 0.693 by lambda। तो lambda is equal to 0.693 by t half, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। तो व्हाट आई विल डू इज इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा n इक्वल टू माइनस 0.693 बाय t हाफ इंटू कैपिटल N। तो आ गया हमारे पास t हाफ इज इक्वल टू 0.693 कैपिटल N बाय स्मॉल n। ऑप्शन नंबर डी। नेगेटिव साइन छोड़ दो, बिकॉज नेगेटिव साइन जस्ट टेल्स यू दैट क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो फॉरगेट अबाउट नेगेटिव साइन, जस्ट टेक मॉड, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हिच इज ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ओके। सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। The half-life capital T and the disintegration constant lambda of a radioactive substance, they are related by, मुझे बताना नहीं चाहिए अभी क्योंकि हमने ऑलरेडी किया है। ऑप्शन नंबर बी खत्म, क्योंकि मैंने बताया था टी हाफ, इसको कैपिटल टी बोला है, टी हाफ को, हाफ लाइफ को उन्होंने कैपिटल टी बोला है, विच इज 0.693 बाय लैम्बडा। तो t into lambda is equal to 0.693। Done। Option number B खत्म। Next question, if half life of a radioactive element is 3 hours, after 9 hours its activity becomes। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। कहां पे देखो, हम क्या बोला है, हाफ लाइफ इज 3 hours, after 9 hours is its activity is, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने किया है। So let us see। कहीं तो 3 और 9 ये दो चीजें आई थी। I just want you to compare, that is why I am taking you back over here। इस क्वेश्चन में आया था वो हाफ लाइफ is 3 years, okay, right। तो बोला है 3 years, good। और आपको पूछा है कि कितने टाइम के बाद 10 पावर 4 बचेगा, तो यहाँ पे 9 years ऐसा आया था। तो 3 and 9 याद रखना, टोटल was 9 year total time, half life is 3 years, right। तो I have taken you here intentionally, why, because it's the same question, it's the same question। 8 into 10 power 10 से लेके 1 into 10 power, sorry 8 into 10 power 4 था इनिशियल क्वांटिटी, 8 into 10 power 4 एटम से 1 into 10 power 4 एटम तक जाने के लिए, मतलब 1/8 क्वांटिटी होने के लिए वहां पे 9 इयर्स लगे थे। 1/8 हो गया, क्वेश्चन खत्म। जिसको नहीं समझ में आया मैं पूरा सोल्यूशन देता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, हाफ लाइफ is 3 hours, टोटल टाइम 9 hours, एक्टिविटी कितना, एक्टिविटी R,
हमने अभी भी किया था, इज इक्वल टू dn/dt is equal to minus lambda n, right? So activity is proportional to n आ गया, good, right? तो और R2 by R1 equal to N2 by N1 equal to 1/2 raised to small n. तो R2 by R1 1/2 raised to small n is total time by t half. तो R2 by R1 1/2 total time is 9 and t half is 3. तो ये आ गया आपके पास 1/2 का क्यूब मतलब 1/8. तो एक्टिविटी बिकम्स 1/8. Option number D. That's it. This is how you are supposed to solve this question. जो पिछला क्वेश्चन था जो मैं आपको प्रीवियस पेज पे ले गया था, उसका वही क्वेश्चन है, सिर्फ अलग तरीके से पूछा है. That's it. Next question. At any instant, the ratio of amount of radioactive substance is. रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस मतलब आपको N2 by N1 ऐसा पूछा है ना, दैट इज सब्सटेंसेस मतलब बेसिकली दो अलग अलग सब्सटेंस है, तो N1 by N2 पूछा है बेसिकली. तो यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज N2 by N1, N1 by N2 ये गिवन है, नॉट आस्क्ड बट गिवन. At any instant, the ratio of amount of radioactive substances, ये S important है, तो दो अलग अलग सब्सटेंस है, उसका रेशियो है क्वांटिटी का. At any instant ratio will be 2/1. If their half lives respectively be 12 and 16, तो हाफ लाइफ का रेशियो मतलब आपको t half of 1, मैं यहाँ पे T1 लिख रहा हूं, कैपिटल T स्टैंड्स फॉर T हाफ, तो T1 मतलब हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ सेकंड सब्सटेंस. ऐसा मैं लिख सकता हूं क्योंकि उन्होंने दिया है हाफ लाइफ रिस्पेक्टिवली बी. पहले का हाफ लाइफ है 12, दूसरे का हाफ लाइफ है 16, राइट? करेक्ट. तो दिस इज 3/4. This is 3/4. Okay. Then after 2 days, total time भी दिया है 2 days. Okay. मतलब 24 into 2, 48 hours. So after 2 days मतलब 48 hours. Total time दिया है 48 hours. After 2 days, what will be the ratio of the substances? 2 दिन के बाद N1 by N2 ये रेशियो कितना होगा ऐसा आपको पूछा है, राइट? तो what you should know is, आपको पता भी है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंसेस नहीं बोल रहा हूं मैं, सब्सटेंस बोल रहा हूं, एक किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की बात हो रही है, इक्वल टू N0 1/2 raised to n. गुड, राइट? तो अगर मैं पहले सब्सटेंस की बात करता हूं तो N1, N01 और ये N1. सिमिलरली N2 इक्वल टू N02 1/2 raised to N2. Then if I divide, there is going to be some confusion, इसलिए अच्छे से समझ लो. N1 by N2, if I divide, this is going to be N01 upon N02 1/2 raised to N1 1/2 raised to N2. Okay, just a minute. Okay,
गुड। देन सिर्फ एक कंफ्यूजन ये है यहाँ पे, ये जो मैंने n1/n2 इनिशियली लिखा है, दिस इज इनिशियल क्वांटिटी का रेशो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा n01 n02, मतलब इनिशियल क्वांटिटी का रेशो। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, ये बहुत जरूरी है समझना। इनिशियल क्वांटिटी का रेशो 2:1 था, राइट, n01/n02। ये n1/n2, ये n1/n2 जो है, दिस n1/n2 इज क्वांटिटी आफ्टर जो भी टाइम दिया है 48 आवर्स के बाद, 2 दिन के बाद, ओके। So this is something that you need to understand. n01/n02, 2/1, अभी दोनों का बेस सेम है, मैं क्या कर सकता हूं, ये हाफ को ऊपर ले जा सकता हूं, हाफ n1 माइनस n2 ऐसा कर देंगे। ये आएगा आपका 2 1/2 n1। अगर आपको याद है, if you know, small n number of half lives was total time by t half, total time by t half of 1 minus total time by t half of second। क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग सब्सटेंसेस है, इसलिए यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइव्स भी अलग अलग होंगे। कैलकुलेशंस आपको जैसे करने हैं आप कर सकते हो। इफ यू वांट आप n1 n2 को पहले ही फाइंड कर लो, फिर न्यूमरेटर में 1/2 रेज़ टू n1 सब्स्टिट्यूट कर दो, डिनोमिनेटर में 1/2 रेज़ टू n2 सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज ओके, इट्स अप टू यू आपको कैसे करना है, ओके। सो अगेन आई एम सेइंग इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द वे यू वांट टू डू इट। 2 1/2 t कॉमन 1/t1 minus 1/t2, तो ये आएगा आपका 1/t2 1/t2, तो ये आपको मिलेगा 2 1/2, टोटल टाइम 48, t1 हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस इज 12, 1/12 minus 1/16, ओके। तो कर लो सॉल्व, इजी है, दिस इज इजी। इस 48 को अंदर रखते तो भी चल जाता, क्योंकि 48/12 इज 4, 48/12 इज 4, मतलब n1 इज 4 और n2 इज 3, ठीक है, सिंपल सिंपल थिंग। तो ये सब कैंसल होके आपके पास बचेगा 1, ओके, 2 और 1/2 कैंसिल होके बचेगा 1। तो व्हाट इज द क्वांटिटी रेशियो आफ्टर 2 days? 1:1, खत्म, ऑप्शन नंबर ए। तो इफेक्टिवली व्हाट वी हैव डन इज, ऐसे क्वेश्चंस में दो सब्सटेंसेस जब दिए होते हैं तो सबसे पहले दोनों के नंबर ऑफ हाफ लाइव्स निकाल लो, टोटल टाइम जो 48 आवर्स था डिवाइडेड बाय टी हाफ, पहले केस में टी हाफ था 12, तो 48/12 इज 4, तो पहले सब्सटेंस के लिए 4 हाफ लाइफ हो गए, दूसरे के लिए 48/3, दूसरे सब्सटेंस के 3 हाफ लाइफ हो गए, राइट। तो यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड दैट्स इट, डन, वी आर डन। उसके बाद तो पूरा बेसिक कैलकुलेशन ही है, यू शुड नो फॉर्मूलाज, फॉर्मूला पता है तो सब्स्टिट्यूट करो एंड दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। All right, so that's it for today. We will stop at this moment.